राहुल गांधी को उनकी पार्टी जो है एक यंग डायनेमिक लीडर के तौर पे प्रेजेंट करती है। लीडरशिप क्वालिटी तो उनके अंदर नहीं है, जो कि ये मस्ट है ऐसे ओहदे पे बैठे इंसान के लिए। हाँ। तो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, अपने नेताओं को नहीं संभाल पाते। वो 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ से लेकर के 1980 तक जितने भी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं ज़्यादातर मुस्लिम हुए। जो हमारी जनरेशन, हमसे पहले की जनरेशन, सबने क्या पढ़ा? ग्रेट मुगल्स। सबने क्या पढ़ा? अकबर दी ग्रेट। सबको क्या पता है? तैमूर का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। जब ये चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो एक फोटो अखबार में एक पुलिस वाला था, वो मंदिर के अंदर ना 2 घंटे पकड़ के यूं खड़ा हुआ था। मंदिर के घंटे बजने से रोक रखे थे, यूं पकड़ के खड़ा हुआ था। जो आपने देखा था कि 6 फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी लोगों की पार्टी है कनाडा के अंदर, उनका जो हेड है पन्नू, उसने वीडियो रिलीज करके बोला कि हमने आम आदमी पार्टी को पिछले कुछ साल के अंदर $16 मिलियन हमने इनको फंडिंग की। और घोटाला सामने आने वाला है जो कि सब घोटालों का बोलते हैं ना बाप होगा, वो है दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला। केजरीवाल के बारे में एक बात बोलता हूँ आपको मैं, केजरीवाल ना इंडियन पॉलिटिक्स की राखी सावंत है, लेकिन आप एंटी इंडिया लोगों से फंडिंग लेंगे, इसका मतलब आपको एंटी इंडिया काम करने पड़ेंगे। आप एंटी इंडिया लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जब उनसे फंडिंग ले रहे हैं आप। उस टाइम पे डीएमके की सरकार थी तमिलनाडु में, उन्होंने और कांग्रेस की सरकार, सेंट्रल की सरकार ने मिल करके एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि देयर वाज नो राम, रामायण इज इमेजिनरी। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और तब के इनके फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह, ये तीनों अफगानिस्तान में बाबर की मजार के ऊपर माथा टेकने के लिए गए थे। जितने भी आप महाराष्ट्र, कर्नाटक में देखते हो ना, बड़े बड़े मंदिर प्राचीन इतने भव्य बने हुए हैं, वो विजयनगर अंपायर में बने थे। कौन थे उनके राजा? और एनडीए की कितनी सीट्स देख रहे हैं और आपके हिसाब से ऑपोजिशन कितनी सीट्स पे सिमट के रह जाएगा? यूएस के राष्ट्रपति जो हैं वो पीछे से आते हैं और मोदी जी को ग्रीट करना चाहते हैं, तो ये फैसला पीएम मोदी खुद लेंगे, बीजेपी पार्टी लेगी, या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लेंगे? देश में आज हर जगह चुनावी माहौल है। 4 जून को हमारी नई सरकार के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। देश में आज हर जगह तर्क है, वितर्क है और है प्रतिक्रिया। देश में आपको युवा से लेकर बुजुर्ग आदमी तक सोशल मीडिया पे मीम्स और ट्रोल से लेकर गली के हर नुक्कड़ पे एक्सपर्ट्स चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। इतने सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स में से आपको एक रियल पॉलिटिकल एनालिस्ट कहलाना एक बहुत ही बड़ी बात है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं मिस्टर गोमतेश्वर जैन, एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेलकम मिस्टर गोमतेश्वर जैन, कैसे हैं सर आप? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी बताइए। वैसे तो मुझे पता है आप इसका शायद जवाब नहीं देंगे, बट स्टिल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी अभी दिल्ली के अंदर वोटिंग हुई है, आपने अपना वोट किसको दिया है? होम डू यू सपोर्ट? इसके लिए मेरा जवाब है कि मैंने अपना वोट दिया है इंडिया को, भारत को अपना वोट दिया है। मैंने उस इंसान को वोट दिया है जो भारत की सपोर्ट में काम करता है, भारत की ग्रोथ के लिए काम करता है, सनातन धर्म के लिए बात करता है, जिसके पास एक विजन है इंडिया के लिए, एक मिशन है, जिनके पास अच्छी नीयत है भारत को आगे लेकर जाने के लिए। तो आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने अपना वोट किसको दिया है। समझ तो रहा हूँ, बट मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब अपने... मैंने अपना वोट दिया नरेंद्र मोदी को। हालांकि कोई बताता है, लेकिन मैं खुल करके बोलूँगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज के संदर्भ में एक ऐसे नेता हैं जो भारत के लिए काम करते हैं। पूरे दुनिया में उन्होंने आज भारत का डंका बजा दिया है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा वोट नरेंद्र मोदी को। क्या लगता है बनेगी फिर से सरकार, आएगी तीसरी बार? 110% नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं भारत के। कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। भारत के 140 करोड़ लोग पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ में हैं। ये आप सेंटीमेंट से बोल रहे हैं या प्रैक्टिकलिटी भी है इसमें कुछ? देखिए, कितना प्रैक्टिकल हूँ मैं इस बारे में, ये तो आपको खैर 4 जून को इसका जवाब मिल जाएगा। इसके अंदर सेंटीमेंट भी है और प्रैक्टिकलिटी भी है, इसके अंदर दोनों चीज़ है। इसमें कोई और एंगल भी है जो आपको इस चीज़ के लिए बाध्य कर रहा है? आज से पहले जब हम कह रहे थे ना कि भारत डिवाइड हुआ हुआ, इंडिया में डिवीजन है, किस चीज़ पे डिवाइड होता था इंडिया? अमीर गरीब के ऊपर होता था, जाति पे होता था, धर्म पे होता था। आज की डेट में भारत का सबसे बड़ा डिवीजन जानते हैं किस चीज़ पर है? प्रो मोदी और एंटी मोदी। मतलब मोदी एक इतना बड़ा फिनोमिना है। हाँ, इतना बड़ा मोदी आज के डेट में फिनोमिना बन चुके हैं कि पूरा भारत या तो मोदी के सपोर्ट में है। आप इंडिया को देख सकते हैं कि या तो इंडिया मोदी के सपोर्ट में है या उसके अपोजिशन में है। ये तो आपने बड़ी जायज़ बात बोली है, बड़ी जेन्युइन बात बोली है। पूरा देश मोदी में नहीं हो गया है। अभी टॉपिक क्या है, सिर्फ यहाँ पे टॉपिक नहीं है सरकार कौन सी लेके आनी है, बीजेपी कांग्रेस बाद में आता है, सीधा ये आता है मोदी को वोट देना या मोदी को नहीं देना। हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। या तो मोदी के सपोर्ट में है या आप मोदी के अगेंस्ट है। देखिए, आप मोदी के फिनोमिना को समझिए कि मोदी है क्या।
मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिसने एक पूरी सोई हुई सभ्यता को जगा दिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी देश में है, बट पूरी दुनिया के अंदर। इनफैक्ट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मीम्स भी आते हैं कि मोदी को आप पाकिस्तान से भी चुनाव लड़वा दोगे तो आएगा तो मोदी ही, यूएस से चुनाव लड़वा दोगे हाँ जी। तो आएगा तो मोदी ही। मतलब इस तरीके के मीम्स घूमते हैं। तो मोदी की ऐसी पावर है, एक ऐसा एक फिनोमिना चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अलग लेवल का, ये अनबीटेबल। जो आप मीम्स की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे देशों में आपने देखे होंगे इस टाइप के मीम्स हैं कि अपनी जो पावर के अंदर जो भी गवर्नमेंट है, पार्टी है, उनको चिढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ भी इन ये काम ढंग से नहीं करे तो नरेंद्र मोदी को लाओ। सोचिए कितनी पावर है, पता इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। और नरेंद्र मोदी की जो एक शख्सियत है, जो इनका एक ऑरा है, करिश्मा है, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ी, उनकी सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह है। क्या उसको चीज़? समझिए क्या है। हाँ जी। मोदी के अंदर देखिए, अगर हम एनर्जी वाइब्रेशन की बात करते हैं, द सेकेंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी वाइब्रेशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ लव। प्यार की एनर्जी वाइब्रेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कि सेकेंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी वाइब्रेशन है। तो नंबर 1 कौन सी है? आप बताइए। नंबर 1 एनर्जी वाइब्रेशन लव की एनर्जी वाइब्रेशन से 40 गुना ज्यादा 40 पावरफुल होती है, और वो होती है द एनर्जी वाइब्रेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी। जो बंदा ऑथेंटिक होता है ना, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी की पावर होती है, उसकी तरफ हर एक कोई खिंचा चला आता है। मतलब जेन्युइननेस। जेन्युइननेस, कि जो आदमी के अंदर है वही वो बोल रहा है। तो नरेंद्र मोदी के अंदर ऑथेंटिसिटी इतनी जबरदस्त है, तो ये उनका सुपर सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा राज है। लोग अपने आप ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपने शायद लोग देखे नहीं होंगे, मैंने तो लोग देखे जो नरेंद्र मोदी के लिए जान देने को तैयार है। आप सोचिए कोई ऐसा नेता आज तक होगा जिसके पीछे लोग जान देने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑथेंटिसिटी की पावर, जो आपने बोला ना, इंडिया और इंडिया से बाहर भी उनका डंका बज रहा है। मेरे को कुछ एनर्जी सी फील हुई अभी, जिस प्रकार से आपने बोला वो एनर्जी मुझ में पास हुई है। देखिए, अगर आप शायद नरेंद्र मोदी को आपने रूबरू कभी देखा हो किसी कॉन्फ्रेंस में, या कभी वो कहीं पर रैली में गए हो, कहीं गए हो, या कहीं पर किसी हॉल के अंदर वो घुसे हो कभी। एक बार मैं था कहीं पर, तो वहां पे नरेंद्र मोदी का एक, उनको इनवाइट किया गया था एज चीफ गेस्ट। तो वहां पे आई थिंक 2,500-3 हजार लोग होंगे। जब नरेंद्र मोदी ने स्टेज के ऊपर एंट्री ली है, मतलब ऐसा माहौल वहां पर हो गया था, सब देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो इतना जबरदस्त एक ऑरा है नरेंद्र मोदी का कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो हमने पीछे देखा भी था कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के उनके पैर छुए थे, पैर छुए थे, और काफी चर्चा में रहा था, ये न्यूज में काफी आया था। और बाइडन जी, यूएस के राष्ट्रपति जो हैं, वो पीछे से आते हैं और मोदी जी को ग्रीट करना चाहते हैं। उस तरह की वीडियो भी पीछे बहुत वायरल हुई हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है इंटरनेशनल पोडियम्स पे, इंटरनेशनल मीटिंग्स में, कि मोदी के लिए एक अलग ही प्यार है ऑल ऑफ अ सडन, और मोदी जो बोल देते हैं वो हो जाते हैं। G20 में हमने देखा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक परमानेंट मेंबर बना दिया G20 का, सिर्फ उनके कहने से। बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, बट मोदी जी ने बोला कि आइए आपको यहाँ पे एक परमानेंट मेंबरशिप दिलवाते हैं G20 में। G20 का नाम बदल के G21 कर दिया गया, जस्ट बिकॉज मोदी जी ने उनके लिए एक अर्जी लगाई है। तो मैंने वही कहा ना, वो ऑथेंटिसिटी की बात है। तो वो चाहे कोई स्टेट के हेड्स है, उनको भी वो इम्प्रेस कर लेते हैं, या कोई कॉमन मैन है उसको भी इम्प्रेस करते हैं। तो उनकी पावर ही एक जबरदस्त है। तो नरेंद्र मोदी के फिनोमेना है। आप ये देखेंगे कि पहले आपने कभी देखा था ऐसे मेट्रो के अंदर, कॉलेजेस के अंदर यंग जनरेशन के बच्चे हैं, वो देश, मतलब वो भक्ति के गीत गा रहे हैं। आप ये देखिए तीर्थ स्थान, चारों धाम, उनके ऊपर एंट्री रोक दी गई है, इतने लोग वहां पे जा रहे हैं। तो ये एक आप बदलाव देखेंगे ना, हाँ, नेक्स्ट लेवल। आप देखिए गंगा के घाट पे आरती भी देखिए आज की डेट में कितनी भीड़ होती है। सच अ प्राउड फीलिंग। ये सब पहले भी था, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो थी, बहुत कम लोग जाते थे। लोगों का ना एक विश्वास उठ गया था अपने ऊपर से। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि शेरों की सेना का अगर सेनापति भेड़ हो ना, तो वो शेरों की सेना जो है भेड़ों की सेना बन जाती है। तो हम लोग तो पहले से ही थे, हम शेर थे, लेकिन हमारे साथ जो लीडर थे ना, वो ऐसे भेड़ थे, वो सेनापति भेड़ थे कि हम खुद को अपने आप को भेड़ समझने लगे थे। हमारा अपने ऊपर से एक विश्वास था, वो उठ गया था। लेकिन अब हम शेरों की सेना और हमारा सेनापति बब्बर शेर, तो आप सोचिए अब क्या इफेक्ट होगा। Seems like you admire him a lot. बिकॉज ऑफ हिज ऑथेंटिसिटी। उनका मिशन इंडिया के लिए, उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट मैंने क्या देखा, अभी एक वीडियो देखा मैंने, एक न्यूज़ चैनल पे आ रहा था कि एक रिक्शा वाला और एक वहाँ पे आई गेस एक लेडी थी, और लेडी कहती हैं कि भैया बताइए कितने पैसे हो गए हैं जी। रिक्शे वाले का जवाब पता है क्या होता है? हाँ जी। कि मैडम मुझे पैसे मत दीजिए, हाँ। आप बस मोदी को वोट डाल देना जहाँ पे भी आपकी वोटिंग होगी। तो आप समझ सकते हैं, एक रिक्शा वाला जिसको आज एक सवारी से जो पैसा मिलता है ना, उससे घर चलता है, उसको 1-1 रुपए की जरूरत है, वो बंदा क्या जवाब देता है कि आप मुझे पैसे मत दो, आप मोदी जी को वोट दे देना। ये वीडियो मैंने भी देखा है, और ये वीडियो है काशी का।
काशी का, यस। ये वीडियो काशी का, बनारस का है। तो बनारस में तो आप बनारस पता नहीं गए नहीं गए हैं, जब आप वहाँ जाएंगे ना नेवर बीन टू, अभी तो मेरा मन है, मैं जाऊंगा हाँ, बहुत तो जल्दी। जो वहाँ पर सुधार हुआ है, जो वहाँ पे कार्य हुआ है, आप देख करके हैरान रह जाएंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे आप देख करके। तो वो रिक्शा वाला भी वही घूमता है, उसको पता है कि मोदी ने वहाँ क्या काम किया है। तो एक आंतरिक जुड़ाव, आंतरिक प्रेम है लोगों का नरेंद्र मोदी के प्रति वहाँ पर। तो ये फिनोमिना है मोदी का, एक करिश्मा, एक ऑरा है उनका। डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिया कंसिस्टेंटली एवरी ईयर 7% से ऊपर इंडिया की जीडीपी है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया वर्ल्ड की नंबर 8 बिगेस्ट इकोनॉमी था, अब वो नंबर 5 इकोनॉमी बन चुका है। और नरेंद्र मोदी का विजन है कि अगले 3 साल के अंदर इंडिया नंबर 3, द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। तो इकोनॉमी की वजह देखिए आप, अब आप शायद आपको पता नहीं है, इंडिया का रोड नेटवर्क आज वर्ल्ड में नंबर 2 पर है। पहले चाइना था, उसको पछाड़ के इंडिया नंबर 2 पर आ गया। 1947 से 1947 से लेकर के 2012 तक, 2014 तक, जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आए थे, इंडिया में 92,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था। और 2014 से लेकर के 2024 तक उसके अंदर 60% का इजाफा हुआ है। अब 1.5 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है इंडिया में, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करिए, आप शेयर मार्केट की बात करिए, सेंसेक्स की बात करिए, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, एक्सपोर्ट्स की बात करिए, सबके अंदर एक जबरदस्त बूम है। तो इकोनॉमी तो इंडिया की ग्रोथ, नरेंद्र मोदी उसको कहाँ से कहाँ ले गए। तो अभी जैसा आपने बोला कि मोदी जी 110% आ रहे हैं, जी तो 4 जून के बाद सेंसेक्स कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, 4 जून के बाद तो सेंसेक्स में बूम आना ही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2024 चल रहा है, 2025 के अंदर, 2025 के अंत तक सेंसेक्स 1 लाख पे पहुंचेगा। आप खाली इसको 4 जून से जोड़ के मत देखिए, आप देखिए कि उसके 1-1.5 साल के अंदर जब रियल रिफॉर्म्स का जब रिजल्ट आएगा ना, तो ये सेंसेक्स 1 लाख टच करेगा। तो इसका मतलब हिंदुस्तान में हर इंसान को स्टॉक से पैसा डाल देना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, वो तो आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बताएंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है इस समय कि इट इज रेडी टू टेक ऑफ टू द नेक्स्ट लेवल। इट इज रेडी टू टेक ऑफ टू द नेक्स्ट लेवल। जो आप ये देखिए, मेरी बात मत सुनिए, किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट की बात मत सुनिए, किसी की बात पे विश्वास मत करिए। आप विश्वास करिए जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके ऊपर। हर कंपनी आज डेट में इंडिया आकर काम करना चाहती है। सबकी टारगेट मार्केट आज डेट में इंडिया है, चाहे वो महंगे से महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में द ब्राइटेस्ट इकोनॉमिक स्पॉट इज इंडिया। इंडिया ओलंपिक भी होस्ट करने की सोच रहा है अहमदाबाद के अंदर, जस्ट बिकॉज हाँ। इस सरकार का विजन है। विजन है, तो मैं कह रहा हूं उनका मिशन और विजन क्लियर है कि इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड की टॉप कंट्री बनाना है। तो क्लियर है, वो उसी के लिए काम कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। ओलंपिक होस्ट करने के लिए ना बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ओलंपिक एक छोटा गेम नहीं है। कॉमनवेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी थी, बट ओलंपिक इज वे बिगर। सर, जो हमारी सरकार है ना, इनकी इच्छा शक्ति इतनी है कि ओलंपिक जैसा इवेंट इनको होस्ट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के पास पैसा भी है, इंडिया के पास इच्छा शक्ति भी है, विल पावर है। तो ओलंपिक जैसा इवेंट इंडिया बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज कर सकता है। और इंडिया तो वैसे भी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर एक स्पोर्ट्स का भी बूम है इंडिया के अंदर। पहले तो खाली क्रिकेट का होता था, लेकिन अब और खेलों के अंदर भी लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है। नीरज चोपड़ा है या अलग दूसरे के एथलेटिक्स के अंदर और दूसरे प्लेयर आ एथलीट्स रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। तो इंडिया के बच्चों के अंदर अब एक जज्बा है दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी। तो इंडिया एक स्पोर्ट्स पावर हाउस भी बनने के मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार की वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले थोड़ी कम रह गई है। हम किसी भी स्टेट्स के अंदर देखेंगे, अलग अलग फेजेस में हमेशा यही निकल के आ रहा है कि जी। इस बार वोटिंग थोड़ी कम हो रही है। इसका किसको फायदा मिलेगा और किसको पहुंचेगा नुकसान? देखिए, इसको आपको एक दूसरे तरीके से समझना होगा। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, एनडीए के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने वोट किया। जो उनके अपोजिशन में है, जो उनके पक्के सपोर्टर है, उन्होंने भी वोट करा है। तो ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुई है? ये कम हुई है जो कुछ फेंस सिटर्स होते हैं ना, जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, या उनको लगता है यार मेरा वोट देने का क्या फायदा है, ठीक है, मैंने किसी थर्ड पार्टी को वोट देना था, उसने तो जीतना ही नहीं है। तो इस टाइप के लोगों ने अब की बार वोट मिस किया। तो आप फायदे नुकसान की जो बात करते हैं, तो फायदा बीजेपी को उनके वोटर ने वोट किया है, ऑपोजिशन वालों ने उनको वोट किया, ठीक है, तो उनको इससे कोई फायदा नुकसान का मतलब नहीं है। हाँ, जो ये अनडिसाइडेड वोटर था ना, ये किसकी तरफ जाता? अनडिसाइडेड वोटर यूजुअली गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी को उसका फायदा ही होगा। तो फिर बीजेपी की कितनी सीट्स देख रहे हैं आप इस इलेक्शन में, और एनडीए की कितनी सीट्स देख रहे हैं, और आपके हिसाब से ऑपोजिशन कितनी सीट्स पे सिमट के रह जाएगा?
देखिए जो मेरा आंकलन है, हालांकि अभी ओपिनियन पोल काफी आ चुके हैं और अब 1 तारीख के बाद एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो मेरा आंकलन कहता है ना, वो ये कहता है कि बीजेपी की पिछली बार 303 सीट्स थी और अब की बार मुझे लगता है कि बीजेपी अलोन विल विन 323 सीट्स, 323 सीट मिलेंगी बीजेपी को और एनडीए पूरे को 375 से 380 सीट, 375 टू 380 सीट्स एनडीए को मिलेंगी, जो मुझे लगता है। और कांग्रेस की पिछली बार 40 सीट थी, तो मुझे लगता है कि अब की बार शायद 30-32 सीट पे ही अटक करके रह जाएगी। कोई एनालिसिस है इसके पीछे और जस्ट कि आपको एक इंट्यूशन है तो आप एक नंबर कैरी करके चल रहे नहीं हैं? नहीं, देखिए इसके पीछे पूरा एक एनालिसिस है, जो ग्राउंड रियलिटी हमने देखी है इतने दिनों के अंदर, पिछले 3 से 4 महीने के अंदर। बीजेपी को भी थोड़ा नुकसान है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे स्टेट्स है, वहाँ पर बीजेपी को नुकसान है, लेकिन इनको जो साउदर्न स्टेट्स है ना, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्रा है, इन स्टेट्स में बीजेपी के पास सीट्स नहीं थी, लेकिन अब की बार बीजेपी को यहाँ सीट्स मिलने वाली है, इनको अच्छे गेम्स होने वाले हैं, अच्छा फायदा होने वाला है, तो ये इनकी टैली को ऊपर लेकर के जाएगा। और पिछली बार बीजेपी को 64 सीट मिली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हालांकि 2014 में 73 सीट थी, लेकिन 2019 के अंदर 64 सीट मिली थी। तो ये मेरे को लगता है कि जो 64 सीट है ना, अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को करीब करीब 75 सीट मिलेंगी, ऑलमोस्ट नियर टू 90%। हाँ 75 सीट मिलेंगी बीजेपी और उनके अलाइज को मिला करके उत्तर प्रदेश के अंदर। काम भी हुआ वैसा वहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप कहते हैं काया पलट हो गई, जैसे वैसा पलट काम हो हुआ। गई है। उत्तर प्रदेश की मेन प्रॉब्लम थी जो वहां पर अराजकता थी ना, गुंडागर्दी थी, अराजकता थी, लोग डरते थे, शाम को घर से नहीं निकलते थे। आप कुछ उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों से बात करके देखिए, वो बताएंगे आपको कि कितना फर्क है जनरल लाइफ के अंदर, लोगों की लाइफ कितनी ईजी हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, बहुत फर्क है। और वहां पर आपका योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3-4 एग्जाम्पल तो सामने ही है, काशी हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या मंदिर वाली जगह हो गई और जन्मभूमि, और आपका ये जेवर की प्लानिंग हो गई। नोएडा की एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब लोग नोएडा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यूपी के अंदर मेरठ ले लीजिए आप, सिटी बनती जा रही है दिन पे दिन, लखनऊ के पास एक नई सिटी बसाई जा रही है। तो अगर मैं रियल एस्टेट परस्पेक्टिव से भी बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। ये जो आप बता रहे हो ना, ये तो आपने बड़े फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन अब आप ये देखिए जो कॉमन आदमी है ना, उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ा। हमारे वर्कर्स काम करते हैं, पिछले दिन कुछ 1.5 साल पहले की बात है, वो 2 जने छुट्टी लेकर गए अपने घर। क्या करने गए भी घर पे? अपने गांव गए यूपी के अंदर, आजमगढ़ और पता नहीं कहीं के थे, और वो मुस्लिम थे, वहां गए। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है हमारे घर में टॉयलेट बनाने के लिए, तो अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो घर घर में इन्होंने टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया, शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया, हर महीने फ्री राशन मिल रहा है, सब्सिडीज मिल रही है। तो आप देखिए कॉमन लोगों इन चीजों से कितना उनका जीवन प्रभावित होता है। लोग कहते हैं जुमले हैं, ये सब बातें हैं। जुमले बातें होती, कहने वाले अपने एसी रूम में बैठ करके कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड में जाके लोगों से बात करेंगे ना, जिनको इन स्कीम्स का फायदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सफलता का एक बहुत बड़ा राज ये है कि जो उनकी पॉलिसीज बनी है उनको ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो अपनी पॉलिसीज को लास्ट पर्सन तक कैसे पहुंचाना है और कितनी स्पीड में पहुंचाना है, ये उनका एक यूएसपी है। आपने बताया कि सदर्न स्टेट्स में फायदा होगा जी, कितनी सीटें आप वहां पे आती हुई देख रहे हैं? देखिए तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, तेलंगाना में उनके पास 4 सीट थी, केरल में एक भी सीट नहीं थी, आंध्रा के अंदर उनके पास एक भी सीट नहीं थी, और उसमें उड़ीसा भी जोड़ सकते हैं, उड़ीसा में भी उनके पास आई थिंक 6 सीट थी खाली। तो इन सब स्टेट्स के अंदर ना, जैसे तमिलनाडु में बोल रहे हैं कि बीजेपी को 8 से 10 सीट मिल सकती है, केरल में 2 से 3 सीट मिल सकती है, तेलंगाना में तो शायद 10 सीट मिल जाए, आंध्रा के अंदर 8 से, और आंध्रा में उनका टाई अप भी है तेलुगु देशम पार्टी से, तो तेलुगु देशम और बीजेपी मिलकर काफी सीट ले सकते हैं। और उड़ीसा के अंदर कह रहे हैं बीजेपी को शायद 15 सीट मिल जाए। तो आप देख करके इन 4-5 स्टेट से बीजेपी को 25 सीट का फायदा हो सकता है। तो क्या रीजन है इसके पीछे कि ऑल ऑफ अ सडन की बीजेपी साउथ में इतना अच्छा मेजर गेन करने वाला है? हाँ, ये आपने बोला ना ऑल ऑफ अ सडन। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, पिछले 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा किस स्टेट का दौरा किया होगा उन्होंने? पूरे इंडिया में एज अ प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा दौरा उन्होंने किया तमिलनाडु का, जहाँ पे उनकी एक भी सीट नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म विजन प्लानिंग इसी को बोलते हैं, कि पिछले 5 साल से वो बार बार तमिलनाडु भी जाते थे ताकि बीजेपी को वहां एक फुटहोल्ड मिले, वहां लोग बीजेपी को पहचाने। समझे मेरी बात? यही एक अच्छी लीडरशिप और एक अच्छी नेता की निशानी होती है, जो कि दूर की सोचते हैं, दूर की सोच। यही यही वर्ड आता है विजनरी। तो उनको पता है कि भाई हमें अगले इलेक्शन में इस स्टेट से फायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे पे एक भी सीट नहीं है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, सोचिए तो कितना बड़ा पोटेंशियल है उनके लिए नई सीट्स के लिए। तो बड़े नेता जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। बंगाल में क्या कहना है आपका? बंगाल में
बीजेपी को स्टेट इलेक्शन में भी काफ़ी उम्मीद थी और बीजेपी इस बार सरकार बनाना चाह रही थी और बाहर ये बातें भी चल रही थी कि इस बार वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो एकदम उल्टा पड़ गया और बीजेपी बहुत ही कम सीटों पे सिमट के रह गई। बंगाल में आपका क्या कहना है? ठीक है, असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के अंदर थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा क्योंकि फर्क असेंबली है, में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और लोकसभा में बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे बदल जाते हैं। और पिछली बार जितनी सीट्स थी बीजेपी की वेस्ट बंगाल के अंदर, उसमें कम से कम 5 सीटों का इजाफा होने वाला है, 5 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिलेंगी। तो मतलब बंगाल में अच्छा ही है रिस्पॉन्स। बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा करने वाली है, उम्मीदों से ज्यादा अच्छा करने वाली है। हरियाणा के बारे में आपका क्या कहना है? हरियाणा में जैसे अभी पीछे स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी सीएम का बदलाव हुआ जी है जी और थोड़े सेंटीमेंट्स भी टेढ़े चल रहे हैं, उधर क्या कहना है आपका? देखिए, अब मैं फिर वो उसी बात पे आऊंगा कि अब जस्ट इलेक्शन से पहले बीजेपी और जेजेपी का वहाँ पे अलायंस था, ठीक है। जेजेपी जो कि चौटाला के भाई के बेटे की पार्टी है, तो उन दोनों का आपस में अलायंस था। वो जाटों की पार्टी है बेसिकली, ठीक है, और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। इनका अलायंस था, इन्होंने दोनों मिलकर सरकार बना रखी थी। अब इलेक्शन से जस्ट पहले बीजेपी ने जेजेपी के साथ अलायंस तोड़ दिया। अब कोई सोचेगा भाई क्यों तोड़ दिया अलायंस उनके साथ? तो उसके पीछे मेन वजह ये है, कोई ईगो क्लैश नहीं है, उसके पीछे मेन वजह ये है कि अब उन्होंने उनसे अपना अलायंस तोड़ दिया। अब वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, तो ऑलरेडी जो चौटाला की आईएनएलडी पार्टी है वो भी जाटों की पार्टी है, और ये भी लड़ेंगे इलेक्शन, वो भी लड़ेंगे, तो इनका आपस में वोट बढ़ जाएंगे। उसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को होगा। ये बाद में फिर अलायंस कर लेंगे इलेक्शन के बाद, वो तो बात की बात है, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनके वोट बढ़ जाएंगे आपस में, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और आईएनएलडी इकट्ठा लड़ रहे हैं, अब जेजेपी अलग से लड़ेगी, तो जो जाट वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये 3 4 5 पार्टियों में डिवाइड हो जाएगा जाट वोट, जिसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी का अपना वोटर तो इंटैक्ट है, वो तो बीजेपी को वोट देना है, लेकिन जो उनका ऑपोजिशन का वोटर है ना, वो डिवाइड हो जाएगा, तो उसका फायदा बीजेपी। ऐसा क्यों है कि जाट वोट थोड़ा सा, उसका सेंटीमेंट थोड़े से बीजेपी के लिए खराब है? नहीं, एक्चुअली ये खराब नहीं है, जाट वोट शुरू से ही बीजेपी के साथ कभी ज्यादा रहा ही नहीं है। क्या कारण है इसका? क्योंकि जाट वोट क्या है कि हरियाणा में ना शुरू से ही जाट डोमिनेटेड पार्टीज रही हैं, जैसे चौटाला की पार्टी थी, तो उन्होंने हमेशा वोट बैंक जाटों को साधा उन्होंने, समझे मेरे। तो वो इसलिए बीजेपी ने कभी ना जाटों को वहां ज्यादा टारगेट किया है, इसलिए बीजेपी के पास कभी भी बड़े जाट नेता भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने जाट डोमिनेटेड पार्टी के साथ में अलायंस जरूर किया। बीजेपी यानी एनडीए अगर मेजोरिटी में आती है तो ऑब्वियसली पीएम तो पीएम मोदी ही रहेंगे जी, जिनके लिए मेरे मुंह से भी निकला कि पीएम मोदी। हमारे दिमाग में मोदी जी के लिए एक सबसे पहली छवि आती है पीएम मोदी। हाँ जी, मेरे को लगता है जब तक वो रहेंगे हम उनको पीएम मोदी ही कहेंगे, बेशक वो पीएम रहे या ना रहे। उनके बाद अगला चेहरा कौन? मतलब देशवासियों का आज ये सवाल है, उनके जहन में रहता है कि यार पीएम मोदी के बाद अगला पीएम कौन, किस आपकी नजर में वो चेहरा कौन है? देखिए, ये सवाल आजकल सब जगह पूछा जाता है कि भाई पीएम मोदी के बाद में अगला कौन आएगा। कोई अमित शाह का नाम लेता है, कोई योगी जी का नाम लेता है, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अमित शाह तो नहीं बनेंगे। अमित शाह हैज ऑलवेज बीन अ किंग मेकर। वो किंग नहीं बनेंगे, वो किंग मेकर रहेंगे हमेशा, तो उनकी भूमिका ज्यादा बैकग्राउंड में रहेगी, ठीक है। और जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, तो जहां तक पर्सनली मुझे लगता है कि योगी जी भी नहीं बनेंगे। तो और वैसे भी नरेंद्र मोदी की आदत है, वो हमेशा कोई अनएक्सपेक्टेड नाम सामने लेकर के आते हैं। बात बोल के कि योगी जी नहीं बनेंगे ना, आप बहुत सारे लोगों के दिल की बात के ऊपर पॉज लगा दोगे। बहुत सारे लोगों का मन है और विचार है, सेंटीमेंट है कि योगी जी ही बने अगले पीएम। जब अभी एमपी के इलेक्शन हुए थे, मध्य प्रदेश के इलेक्शन हुए थे, तो जब शिवराज सिंह चौहान का नाम अनाउंस नहीं हुआ था ना अगले चीफ मिनिस्टर के लिए, तो बहुत लोग रोए थे, वो सब हुए थे। लेकिन सेंटीमेंट एक अलग चीज है। लेकिन जब कोई भारत का प्रधानमंत्री जिसने बनना है, उसने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जाना है, ठीक है, उसने पूरी दुनिया में जाना है, ठीक है। तो वो, मैं नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ होंगे नहीं होंगे, लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो शायद नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी किसी ऐसे इंसान को चुनेंगे जिनकी एक्सेप्टेंस और बेटर हो। जैसे आप ये देख सकते हैं, इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर चुना जयशंकर, क्या पर्सनैलिटी है। हाँ जी, ये एक ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने बोला कि आप उठ के आइए और हमारे साथ। नहीं एक्चुअली क्या है, एस जयशंकर तो फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, काफी वो तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट थे वो। हाँ, ब्यूरोक्रेट, मंजे हुए ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेसी में लिया है उन्हें। हाँ, और वो एक्चुअली काफी टाइम से नरेंद्र मोदी के काफी फेवरेट थे वो, ठीक है ना। और उनको लाना एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उनको काम की समझ थी, उनको काम की समझ है, उन्होंने कहाँ क्या बोलना है। उनके आप इंटरव्यू सुनिए, वो जो बात कहते हैं सुनिए, मतलब उनसे अच्छे जवाब मेरे को लगता है नहीं कोई और दे पाएगा। एक बोल्डनेस है बातों में, हाँ, बोलने से समझदारी है, समझदारी है।
और बिल्कुल पते की बात बोलते हैं। पते की बात बोलते हैं। आप देखोगे ना, अभी होम मिनिस्टर एक कड़क आदमी होना चाहिए, जैसे होता है ना थाने के अंदर एसएचओ साहब, अमित शाह हैं, नहीं, अमित शाह तो डीसीपी है। डीसीपी हैं वो तो, डीसीपी। ठीक है। फिर एक होता है कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर, जी जी एक्सटर्नल मिनिस्टर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी होते हैं, जी जी जी। मेच्योर हैं, आगे लेके चलने वाले हैं, उसके बाद हमारे सोच डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो भी एकदम जबरदस्त है अपने जबरदस्त। काम के अंदर। तो जो मेन जितने भी आप देखेंगे मंत्री हैं सारे, वो बहुत ही बढ़िया अपने अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यही आ जाता है कि जी आपने बोला कि 110% बीजेपी की सरकार आ रही है, जी। तो जब सरकार आती है तो कैबिनेट्स में जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट्स हैं वो किसको मिलेंगे? देखिए, जो मेन पोर्टफोलियोज हैं, जैसे डिफेंस है, फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन है, ये सब तो मेरे को लगता है कि जो अभी चल रहे हैं वही रिपीट होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो जैसे छोटे मंत्रालय हैं थोड़े, उनके अंदर तो चेंजेस हमेशा होते हैं। जब भी नई सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी की आदत है कि वो हमेशा छोटे मंत्रालयों में बदलाव करते हैं। मंत्री लोग वही रहेंगे, लेकिन उनके डिपार्टमेंट चेंज हो जाएंगे, उनकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाएंगी। इसके पीछे का कारण ये भी रहता है कि वो चाहते हैं सबको मौका मिले, या कारण ये रहता है कि जब एक नया आदमी आता है तो वो उसमें कुछ अपना कमाल डालता है? नहीं, कमाल भी डालता है, और दूसरा क्या है, देखिए नरेंद्र मोदी हमेशा से करप्शन के बड़े विरोधी रहे हैं। कोई लंबा टाइम रहेगा तो हाँ, तो मुझे लगता है कि उनको शायद ये लगता है कि कोई लंबा टाइम रहेगा वहां पर, वो ऐसी उनके ऊपर, तो करप्शन के चांसेस शायद बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए वो, आई थिंक, मेरे को लगता है, हालांकि ये तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड इतना साफ रहा है, आप ये देखिए पूरे कैंपेन के अंदर इतना सा भी एक करप्शन का आरोप किसी भी मंत्री पे या प्राइम मिनिस्टर पर अपोजिशन नहीं लगा पाई। इतना सा भी आरोप, ये इतनी कमेंडेबल बात है। पहली बार मैंने देखा है कि भारत के चुनावों के अंदर नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, कोई करप्शन का आरोप ही नहीं है इन पे। आरोप क्या लगता है? डिक्टेटरशिप। क्या मतलब उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं कि कुछ जिनके है नहीं सर कहने पैर के नहीं है, लिए, जिनके सर पैर नहीं कुछ है, कहने के हाँ, लिए नहीं आरोपों है। का। और जबकि भारत में हमेशा ये करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहा इलेक्शन के अंदर, और करप्शन मुद्दा ही नहीं है, खत्म हो गया, मुद्दा ही खत्म हो गया। सोचिए कितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंडिया में देयर इज नो करप्शन। ये लिख करके दे सकता हूँ मैं आपको। अभी भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि वो अगले पीएम कौन होंगे, आपको नाम तो लेना पड़ेगा। मतलब आपका मतलब नरेंद्र मोदी के बाद? हाँ। लेकिन मैं तो फिर वही कहूंगा कि इस बारे में कोई भी गेस करना हाँ, वो गलत हो गया। बेकार होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसको लेकर के आएंगे? वो बिल्कुल ऐसे इंसान को लाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन जिसके अंदर पोटेंशियल होगा, जिसके अंदर कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी। कोई नाम है आपकी नजर में? नितिन गडकरी? नहीं, नितिन गडकरी की एक्चुअली ही इज अ गुड मैन, वो अच्छा हाँ। काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या है, उनकी हेल्थ इज नॉट सपोर्टिव। उनकी हेल्थ इज नॉट सपोर्टिव, तो वो तो नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो होंगे। और ऐसे नेता होंगे जो कि नरेंद्र मोदी को, और जो लोग आरएसएस की कहते हैं कि आरएसएस की तरफ से भी नाम आते हैं, तो जो आरएसएस चीफ है वो और नरेंद्र मोदी, आई थिंक ये मिल करके दोनों फैसला करेंगे कि कौन इंडिया के लिए बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो ये फैसला पीएम मोदी खुद लेंगे, बीजेपी पार्टी लेगी, या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लेंगे? देखिए, वैसे तो कलेक्टिव डिसीजन होता है, लेकिन ये अगर आप भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो कि कौन बनेगा, तो आई थिंक इसके अंदर पीएम मोदी और आरएसएस के जो हेड होंगे उस टाइम पर जो भी होंगे, तो उन दोनों का कलेक्टिव डिसीजन होगा। नॉट इवन पूरी पार्टी, मतलब ये नहीं, नहीं, नहीं। मोदी जी का इतना प्रभाव है? मोदी जी का और आरएसएस के जो चीफ होंगे उस टाइम पर, उन दोनों का मिलकर के कलेक्टिव डिसीजन होगा कि कौन किसको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। सर एक कमाल की बात देखिए, अभी तक पूरी कॉन्वर्सेशन में हमारी इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन बिल्डअप हुआ, हमने ऑपोजिशन से किसी का नाम तक नहीं लिया है। कितनी कमाल की बात है कि किस लेवल का प्रभाव है रूलिंग पार्टी का, मोदी जी का, कि हम अभी तक दूसरी ऑपोजिशन में किसी भी लीडर का नाम तक नहीं ले पाए हैं। हर जगह ना स्ट्रांग ऑपोजिशन होना अच्छा है। मैं मानता हूँ कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, उनको मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारी ऑपोजिशन है इंडिया के अंदर, उनके पास मुद्दे ही नहीं है, वो सही मुद्दे पकड़ते ही नहीं। तो आपके क्या व्यूज हैं उनके ऊपर? जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं, राहुल गांधी को उनकी पार्टी जो है एक यंग डायनेमिक लीडर के तौर पे प्रेजेंट करती है, उस पर क्या कहना है आपका? पहले तो मैं बोलूँगा यंग है वो है नहीं, वो ही इज 50+, तो उनको यंग में तो मैं तो नहीं गिनता एटलीस्ट। पार्टी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक है वो, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन डायनेमिक है, बट उनकी जो स्पीचेस होती है ना, उनसे मीम्स बहुत निकलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो राहुल गांधी को ना पढ़ाया जाता है। उनकी अपनी ओरिजिनल सोच बहुत कम है। अगर वो 20-25% उनकी ओरिजिनल थिंकिंग है, तो 75% जो है ना, उनको उनकी पार्टी के जो थिंक टैंक है ना, वो उनको बताते हैं कि भाई आपने ये बोलना है, इन मुद्दों पे बोलना है, ऐसे बात करनी है।
इसलिए उनकी हाँ। ओरिजिनलिटी सामने नहीं आ पाती निकल कर। और रटी हुई बातें कहीं ना कहीं धोखा दे जाती हैं। कई धोखा दे जाती है, वो कोई गलत बात बोल देते हैं, फिगर्स गलत बोल देते हैं, उल्टे सीधे एग्जाम्पल दे देते हैं, या भूल जाते हैं, बीच में बता नहीं पाते। अगर उनके अंदर से उनके खुद ऑथेंटिक उनकी बातें होती तो वो ये सब नहीं होता उनके साथ में। यही वजह है कि उनके मीम्स बहुत ज्यादा बनते हैं। वैसे लाइक कैसे इंसान है वो, अगर इन बातों को छोड़ दिया जाए, अगर वो पॉलिटिक्स में नहीं होते तो वो कैसे कमा, मतलब है उनमें कुछ क्वालिटी? देखिए, लीडरशिप क्वालिटी तो उनके अंदर नहीं है, जो कि ये मस्ट है ऐसे ओहदे पे बैठे इंसान के लिए। हाँ। तो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, अपने नेताओं को नहीं संभाल पाते वो, समझ रहे? तो एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है। मैं तो नहीं मानता कि जिस पद पे वो बैठे हैं वो उसके लायक है। बट वो एक एजुकेटेड इंसान है, मतलब कहते हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं। उससे वो दैट डजंट मैटर, वो तो हजारों लाखों लोग पढ़ करके आए हैं, वो कोई पैमाना है ही नहीं उनको इस पोस्ट पे बिठाने के लिए। जो कि ग्राउंड रियलिटी में, ग्राउंड वर्क में काम करके अगर आया हो ना इंडिया में, वो ऐसे पद पे बैठने के और सही काम करने के काबिल ज्यादा है। मैं उनको नहीं मानता। अब आप देखेंगे कि वो जैसे मंदिरों में भाग रहे हैं इधर से उधर, अपने आप को हिंदू प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी एक इमेज और खराब हो रही है, उनकी खुद की इमेज और डाइल्यूट हो रही है, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उनको नहीं पता कि मैंने क्या दिखाना है। उनको लग रहा है भाई जो दिख रहा है नरेंद्र मोदी ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ। नरेंद्र मोदी अपनी ऑथेंटिसिटी में कर रहे हैं, उनको तो जीवन शैली यही है, लेकिन ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को पता चल जाता है साफ। सोच का फर्क है, सोच का फर्क है, विजन का फर्क है, संस्कारों का फर्क है, संस्कारों का भी फर्क है। संस्कारों का बहुत फर्क है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हाँ जी। ठीक है, उसके लिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को, उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया कांग्रेस पार्टी को, भेजा गया था। अब आपके पास कोई इनविटेशन आए, हाँ जी, हाँ जी, मान लीजिए आप नहीं गए, आपके पास टाइम नहीं था, कोई काम पड़ गया, आप नहीं गए, कोई बात नहीं, आपको न्योता है, आपने उसको लेकर रख लिया, इज्जत के साथ लेकर रख लिया। इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 21 जनवरी का जो न्योता आया, इन्होंने उसको वापस कर दिया, मतलब इन्होंने वापस भेज दिया। ये बहुत ही, मतलब ये मुझे भी जब मैंने सुना था ना, ये एक बार के लिए मुझे बुरा लगा था कि असल यार में राम मंदिर एक ऐसी चीज है जो 500 साल बाद होने जा रही है, और पूरे देश ने मतलब इस चीज को सराहा था, और बड़ी मतलब कहते हैं ना शिद्दतों से इंतजार किया था इस चीज का। आपने उस दिन देखा था ना कैसे सेलिब्रेशन थे ऑल ओवर इंडिया। शायद राम जी जब आए होंगे ना अयोध्या में, तब इतना सेलिब्रेशन नहीं था जो उस दिन था। तो इन्होंने न्योता वापस भेज दिया। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि इनको अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, मुस्लिम अपीजमेंट, उनको खुश करना था कि देखो हमने राम मंदिर का न्योता वापस भेज दिया, इनको उनको दिखाना था। मतलब अपीजमेंट की राजनीति चलती है ऑल टाइम, आपके सामने ही है। मुस्लिम अपीजमेंट तो इतनी ज्यादा, भारत राजनीति देखिए, आपने कहा ना नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ क्या क्या फर्क हुआ। हिंदू जो थे ना, वो अपने आप को भूले बैठे थे, उनको अपनी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी कि हम है क्या। जैसे एक होता है ना घर का बड़ा बेटा होता है कि भाई तू नौकरी कर, मतलब खा कमा और घर में पैसा देता रहे, हिंदू वो बने हुए थे कि बाकी लोगों के लिए तू कर, तेरी कोई इच्छाएं नहीं है, तेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हिंदू वो बने हुए थे, घर का बड़ा बेटा बना हुआ था, उसको अपनी इंपॉर्टेंस नहीं। नरेंद्र मोदी ने आकर के एक पूरी जनरेशन को जगा दिया। उन्होंने उनको इन्होंने आकर के दूसरों को कम नहीं किया, लेकिन अपनी इंपॉर्टेंस बताई कि भाई हिंदू है क्या, सनातन धर्म क्या है, तुम इसको फॉलो करो, तुम अपने रूट से जुड़े रहो, अपने संस्कारों का पालन करो, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब जो चीजें दिन पे दिन डाइल्यूट होती जा रही थी, संस्कार डाइल्यूट होते जा रहे थे, उनको वापस से जगा दिया है, ठीक है, ये हो रहा है। और इसका फर्क राहुल गांधी जैसे तक को पड़ा कि उन्होंने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमारे को? इससे ज्यादा क्या चाहिए? कभी नहीं देखता था राहुल गांधी, मुझे कभी मंदिर जाते नहीं दिखे। प्रियंका गांधी भी जा रही है, बाकी अपोजिशन के लीडर्स भी जा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो दिखावे के लिए जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अब उनको समझ में तो आ गया कि भाई हमें करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को फॉलो करना पड़ेगा, हालांकि झूठे तरीके से कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का तो ये है। केजरीवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो देश में भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। देखिए, केजरीवाल के बारे में एक बात बोलता हूँ आपको मैं, केजरीवाल ना इंडियन पॉलिटिक्स की राखी सावंत है। डोंट टेल मी दिस। उनको क्या चाहिए? कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, चीप पब्लिसिटी चाहिए, मीडिया के लिए उनको अपने ऊपर हाईलाइट चाहिए, भाई मीडिया मेरे को पूछती रहे, सिर्फ उनका ये काम है। केजरीवाल के बारे में बोलता हूँ, ही इज एमलेस लाइक एन ऑटम लीफ। जो पतझड़ का पत्ता होता है ना, उसका कोई एम नहीं होता, बस वो है। बस इनको सामने वाले के बारे में आकर के जो भी सामने दिख रहा है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना है, खुद पब्लिसिटी गेन करनी है, इनका वो है। नेगेटिव पब्लिसिटी मतलब दूसरों को गलत बोल करके और विदाउट फैक्ट। अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ तो हमारे यहाँ एक लाइन भूली जाती है कि बदनाम हो के नाम होना। वही वाली बात कह रहे हैं आप। वो समझ लीजिए। अब देखिए, वो 2 तारीख तक के लिए जेल से बाहर है, 2 तारीख को उन्होंने वापस जेल में जाना है, ठीक है ना।
नहीं, फिर भी अपने भाषणों में क्या बोलते हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो मैं 2 तारीख को अंदर नहीं जाऊंगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है तो कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए मतलब। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने ऐसे कुछ नहीं कहा, वो कुछ बोलते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इनको 2 तारीख को वापस जेल में जाना ही है, ठीक है ना। अब वो जेल ये तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे ये, अन्ना इनके गुरु थे, अन्ना हजारे। जब एक गुरु ने अपने चेले के बारे में बोल दिया, इनके बारे में बोला कि अरविंद केजरीवाल कीचड़ है, मैं नहीं कह रहा है, ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर है, सुना, मैंने भी सुना कि था, आई स्टिल रिमेंबर। हाँ, कि अरविंद केजरीवाल एक कीचड़ है। तो मतलब कितना दुख हुआ होगा उनको, इनका व्यवहार देख के, इनके तरीके देख करके, कि जो भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन पैदा हुआ उससे पार्टी पैदा हुई, और वो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं कुछ कहना ही नहीं, टिप्पणी अपनी करूंगा नहीं कुछ ज्यादा। अभी तो सिर्फ एक ही स्कैम उजागर हुआ है, जैसे ये शराब घोटाला। अभी दिल्ली के अंदर ये पानी के बिलों को लेकर, सर, बिजली के बिलों को दिल्ली लेकर जल बोर्ड का बहुत मतलब एक वेग सा माहौल बना हुआ है, और लोग बहुत परेशान हैं। एक्चुअली क्या है, और घोटाला सामने आने वाला है जो कि सब घोटालों का बोलते हैं ना बाप होगा, वो है दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला। अभी देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। तो आप देखिए, जैसे 2 जून को इनको वापस जेल में जाना है केजरीवाल जी को, तो ये भी इतनी जल्दी जेल से बाहर आने वाले नहीं है। और आपको शायद मैं बता दूं कि इनके ऊपर एक और केस चलने वाला है बहुत लंबा, वो है ट्रीजन का केस। जो आपने देखा था कि 6 फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी लोगों की पार्टी है कनाडा के अंदर, उनका जो हेड है पन्नू, उसने वीडियो रिलीज करके बोला कि हमने आम आदमी पार्टी को पिछले कुछ साल के अंदर $16 मिलियन हमने इनको फंडिंग की है। तो इन सब बातों के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या ये वीडियो अभी भी है सोशल मीडिया हाँ बिल्कुल, पब्लिक डोमेन के अंदर है, देखिए आराम से, आप जाकर के देखिए। उसने क्लियर बोला कि हमने और इन्होंने जो हमें वादे किए थे इन्होंने पूरे नहीं करे। जो हमारे आदमी बंद है जेलों में उनको छुड़ाया नहीं, हमें ये नहीं सपोर्ट नहीं करा, वो नहीं करा, उसने पूरी बातें बोली है उसके अंदर। इनफैक्ट आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। जीटी करनाल रोड पे या फिर वो जो गाजीपुर बॉर्डर पे हमने देखा होगा, पीछे किसान आंदोलन हुआ जिसमें हम कहते थे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें 1.5 साल तक बैठे रहे। जी जी जी। कितना इकोनॉमी का लॉस हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ, हमारे काम रुके और जो हो रखे थे वो खराब हुए। वो इंस्टिगेटेड था, सब इंस्टिगेटेड था। चलिए आप किसी की बात मत सुनिए, कुमार विश्वास जो तो उनका परम मित्र था, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर था, उसने इस बेस पर आम आदमी पार्टी छोड़ी कि ये खालिस्तानी लोगों से मिले हुए हैं। कुमार विश्वास कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो उसकी बात को तो विश्वास करेंगे आप? उनका तो नाम ही विश्वास है, कैसे नहीं करेंगे। अभी राघव चड्ढा यूके में थे, वहां पे वो खालिस्तानी सपोर्टिंग जो एमपी हैं उनके साथ उनकी फोटो आई है। हाँ, वो फोटो मैंने भी देखी, ठीक है ना। तो हर जगह आप देखेंगे डॉट सब जुड़े हुए। वो इंस्टिगेशन तो थी और फंडिंग बहुत मोटी थी, और ये फंडिंग के बिना इतना बड़ा मूवमेंट नहीं चल पाता जो हजारों लोग इन्होंने बिठा रखे। लेकिन आप एंटी इंडिया लोगों से फंडिंग लेंगे, इसका मतलब आपको एंटी इंडिया काम करने पड़ेंगे ना। आप एंटी इंडिया लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जब उनसे फंडिंग ले रहे हैं आप, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? ये तो बहुत बुरी बात है। आप किसी भी पार्टी के कुछ भी हो, लेकिन देशभक्ति सबसे ऊपर है, अपना देश सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है। अगर आप देश सब बाद में, सब बेकार, सब बाद में है, देश सबसे ऊपर है। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखेंगे, इनके साथ के लोगों को देखेंगे, इनके लिए देश सर्वोपरि है, ये देश के लिए जान देने वाले लोग। जज्बा ऐसा होना चाहिए। हमारे पिताजी ही 64 राइट नाउ, और वो हमेशा पता क्या कहते हैं, आज देश के लिए कोई बात होगी ना तो मैं जाऊंगा बॉर्डर पे। हाँ, तो यही जज्बा होना चाहिए, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। वो चाहते थे मैं भी एनडीए ज्वाइन करूं, एग्जाम दूं, लिटरली चाहते थे वो, मतलब नहीं जा पाया, वो अलग रीजंस होते हैं। जी जी जी। तो वो हमें भी चाहते थे कि हम भी देश के लिए कुछ आगे करें और हम भी इन सब चीजों को ज्वाइन करें। और अपने टाइम पे वो गए भी थे, और उन्होंने, और गीता में कृष्ण जी ने भी एक बात बोली है कि धर्म से भी पहले देश है, धर्म से भी पहले देश। ये तो श्री कृष्ण के शब्द है। वो दिखता था जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था ना, वो फेक था, फेक प्रोटेस्ट था। फार्मिंग करता है, वो गरीब आदमी है, वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है अपने घर चलाने के लिए, वो ये सब काम नहीं करता। नए नए ट्रैक्टर आ रहे थे यहाँ पे, डेली स्टंट्स होते थे, डेली शराब बढ़ती थी यहाँ पे, डेली यहाँ पे इमोरल एक्टिविटीज होती थी। ये सब फंडिंग थी। फंडिंग, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत लोगों ने नहीं समझा इसको, और नहीं, अब लोगों को समझ में आ रही है, अब समझ में आ रही है। जब परतें खुल रही हैं उसकी, तो अब सब समझ में आ रहा है, और आगे वाले भविष्य के अंदर सब पता चल जाएगा। और बहुत अच्छा कानून लाया जा रहा था, किसानों के हित में लाया जा रहा था, किसानों के बीच से दलाल खत्म हो रहे थे और किसानों को डायरेक्ट फंडिंग मिलती, सरकार की तरफ से पैसा मिलता। शायद अब आपको पता नहीं कि काफी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक जो किसान ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनके हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए वो कानून अच्छे थे। अब वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले हम समझ नहीं पाए, लेकिन हम उसको रियलाइज कर रहे हैं कि अब वो चली गई चीजें, तो अब हमें क्या, हम पहले उसमें आ गए।
जहां पर हम पहले खड़े थे हम उसी जगह पे खड़े हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए अब। देश में ये भी दिक्कत है, लोग प्रोवोक जल्दी हो जाते हैं। हाँ देखिए, ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, प्रोवोक करने वाले कर देते हैं प्रोवोक, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। चलिए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जी की, जो कि एक यंग युवा नेता हैं। युवा नेता है, एक्चुअली युवा जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, युवा पता है कौन होता है? युवा सोच होती है, इसकी उम्र से आपका कोई मतलब नहीं, सोच युवा होनी चाहिए, संस्कारी सोच होनी चाहिए। इन्होंने तो खुद अपने फादर को स्टेज के ऊपर धक्के मारे थे, मुलायम सिंह यादव को, जो कि इतने बड़े नेता थे, अपने अपने चाचा को इन्होंने धक्के मार करके स्टेज से उतार दिया था, पार्टी से भी निकाल दिया, एक पार्टी से निकाल दिया, फिर ले लिया, मतलब उनको बिल्कुल उस तरह से कर दिया, उनकी बदनामी करी, सब करा। तो मैं इनको युवा नेता नहीं मानता। और इनकी जब आपने बात करी तो मेरे को ये ना, हमेशा जब भी आप अखिलेश यादव के बारे में बात करें, मेरे एक इंसिडेंट एक हमेशा मेरे जहन में आता है, इंटरनेट पे एक फोटो भी है। जब ये चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, तो एक फोटो अखबार में, एक पुलिस वाला था, वो मंदिर के अंदर ना 2 घंटे पकड़ के यूं खड़ा हुआ था, मंदिर के घंटे बजने से रोक रखे थे, यूं पकड़ के खड़ा हुआ था। तो उसके नीचे आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है कि यूपी में पुलिस वालों को कहा जाता था कि हर मंदिर में घंटे की आवाज नहीं आनी चाहिए, घंटा बजना रोक दो जब नमाज होती है मस्जिदों के अंदर। मतलब जिस टाइम पे नमाज हो रही है उस टाइम पर मंदिर से घंटे की आवाज नहीं आनी चाहिए, और आप हिंदुस्तान में रह रहे हो। सोचो कितना बड़ा बायस, कितनी बड़ी एक एंटी हिंदू सोच, ये है इनकी असलियत। अपने वोट बैंक को साधने के लिए ना ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग करते हैं बहुत गलत करते हैं। अभी भी इनकी पार्टी जिंदा है और सीटें मिलती हैं इनको, इलेक्शन में जीतते हैं, ये सोचने की बात है। इनका अपना वोट बैंक है, इनका उन्हीं को साधते हैं लोग, अपने वोट बैंक के लिए काम करते हैं, उन्हीं को साधते हैं लोग। लेकिन अगर हम इन पार्टियों से ऊपर होकर देश के बारे में सोचेंगे ना, तब आप अपना सही डिसीजन लेंगे कि हमने किसको वोट करना है, अगर देश आपके लिए सर्वोपरि होगा तो। यहाँ पे ना एक मेजर वोट बैंक इनका आई गेस मुस्लिम, हाँ है, मुस्लिम यादव है, मुस्लिम और यादव पक्ष भी है। हाँ जी है। यादव पक्ष सारा नहीं कहूंगा, बहुत सारा देशभक्त है और बहुत सारा परिवारवाद के चक्कर में और कास्टवाद, वो तो छिटक गया ना, वो काफी वोट बैंक इनसे छिटक चुका है ऑलरेडी, छिटक करके बीजेपी की या दूसरी तरफ जा चुका है, वो समझ गए हैं, वो समझ गए हैं कि इनकी एक्टिविटीज जो है वो एंटी बीजेपी होते होते एंटी इंडिया की तरफ जा रही है। पीछे एक इंसिडेंस भी हुआ था यूपी के अंदर जी, जिसमें गला रेत दिया जाता है, काट दिया जाता है एक हिंदू का एक मुस्लिम के द्वारा। हाँ जी। और उसमें काफी लोग नहीं जाते हैं, घर पे नहीं जाता कोई भी उनके, और यही जब उल्टा होता है, एक मुस्लिम मारा जाता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अखलाक मारा जाता है, तो सब पहुंच जाते हैं वहां पे। ये देखिए ना, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं, केजरीवाल पहुंचते हैं दिल्ली से, और ये अखिलेश यादव जी भी वहां पहुंचते हैं, और उनके लिए 1 करोड़ रुपए भी देते हैं केजरीवाल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है ये मतलब इस टाइप के जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं ना, इस पे भी जाकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं लोग। तो ये इनके चरित्र को दर्शाता है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आप देखिए सरकार की पॉलिसी देखिए, नरेंद्र मोदी आपको हर जगह यही कहते मिलेंगे, सबका साथ सबका विकास। मतलब कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं है। उनकी जो पॉलिसीज हैं, वेलफेयर पॉलिसीज हैं, समाज में सबके लिए हैं और सबको उसका फायदा हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा ही विजन होना चाहिए, उसके अंदर धर्म ना देख करके सबके सुख दुख साझे होते हैं, उसको उस हिसाब से देखना चाहिए, नहीं कि आप किसी एक कम्युनिटी को या किसी धर्म को सपोर्ट करो। तो नरेंद्र मोदी की तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, मतलब कोई भी पॉलिसी का बेनिफिट ऐसा नहीं है किसी की जात देख के, किसी की कास्ट देख के, किसी का रिलीजन देख के दी जा रही है। आप मुझे बताइए, कोई हाईवे बन रहा है तो हाईवे किसी एक धर्म के लोगों के लिए, उसको तो हर एक को इस्तेमाल करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिल रहा है सबके लिए, कोई नाम देख के तो नहीं मिल रहा। अब मैंने बताया शौचालय के लिए पैसे मिल रहे हैं, और बाई चांस मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो मुस्लिम ही है, ठीक है ना, तो उनको फायदा नहीं मिला, उसका सबको मिल रहा है। अच्छे है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है। मेरे भाई इतने सालों से काम करे, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि धर्म और जाति बुरी होती है, नहीं नहीं नहीं। देखिए हर धर्म में ना कुछ कट्टरवाद लोग होते हैं, कुछ कट्टर सोच के लोग होते हैं, तो वो उनकी वजह से ना बाकी लोगों का भी नाम खराब होता है। ठीक है ना, हर धर्म में हर टाइप के लोग होते हैं, तो मैं कभी ऐसे जनरलाइज नहीं करता इस चीज को कि इस धर्म के लोग ऐसे हैं, उस धर्म के लोग ऐसे हैं। बहुत अच्छे अच्छे देशभक्त रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी, मुसलमान तबके से भी रहे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, सबने अपना बलिदान दिया, सबने अपना बलिदान दिया। देश को सबने मिलकर के बनाया, सबने मिलकर बनाया। शायद इसीलिए हमारे इस देश को सेकुलर कंट्री का दर्जा भी दिया गया था।
असली सेक्युलर सोच तो यही है, यही सोच है, जिसके अंदर कि जो मोदी जी बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका सबका विकास, विकास, तो वही तो सेक्युलर सोच है। यही सेकुलरिज्म है, हाँ, दिस ये इज सेकुलरिज्म। ये परिभाषा है सेक्युलरिज्म की एक्चुअली।